स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर प्लोइंग और शोइंग ऑफ सीड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, प्रोवाइडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद और उर्वरक देना। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग मैन्यूर टू द फील्ड। वाई डू दे ऐड मैन्यूर? आपने खेत में किसान को खाद डालते हुए देखा होगा। बताइए, किसान खेत में खाद क्यों डालता है? टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सोइल्स और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल सम सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सोइल। दीज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, उनका एक लेवल बनाए रखने के लिए तथा मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए मिट्टी में अलग से कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिन्हें ही खाद या उर्वरक कहा जाता है। डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर और फर्टिलाइजर के अंदर क्या अंतर है? वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी, दैट इज मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। यू माइट हैव सीन दीज बीइंग एडेड टू द सोइल। बोथ इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, देन व्हाई दे आर नेम्ड डिफरेंटली? व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम? हमने यहाँ मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ाने वाले 2 प्रकार के पदार्थों के नाम पढ़े, खाद और उर्वरक। इन्हें आपने भी खेतों में डालते हुए देखा होगा। दोनों ही मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? इन दोनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं। यानी हमने भी अपने आसपास के खेतों के अंदर देखा है कि किसान खेत के अंदर फर्टिलाइजर और मैन्यूर डालता है, तो इनका काम एक ही है कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना। तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इनके बारे में हम अब जानते हैं। मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक वाइल फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक। नेचुरल मैन्योर इज मेड इन द फील्ड लाइक गोबर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एटसेट्रा, while fertilizers are made in the factories like urea, ammonium sulfates, super phosphate, potash etc. मैन्यूर नेचुरल होता है, जबकि फर्टिलाइजर सिंथेटिक यानी कृत्रिम होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खाद जो होती है, नेचुरल मैन्यूर जो होती है, उसे हमारे खेतों के अंदर गोबर से, केंचुओं की मदद से बनाया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास आदि। मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज नेचुरल मैन्योर कंटेन मोर ऑफ ह्यूमस एंड इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, वेयर एज फर्टिलाइजर्स लैक ह्यूमस, थस बायो मैन्योर शुड बी यूज्ड मोर। खाद उर्वरक से बेहतर होते हैं, यानी मैन्योर फर्टिलाइजर से अच्छी होती है, क्योंकि मैन्योर के अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए हमें मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद जो होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है ह्यूमस की, कि ह्यूमस क्या होता है। तो मिट्टी की जो नमी है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है, यानी मिट्टी में मॉइस्चर रहता है। जब हम मैन्योर डालते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है, और फर्टिलाइजर्स हैं जो कम समय तक मॉइस्चर रखते हैं। इसलिए मैन्योर अगर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो लंबे समय तक नमी बरकरार रहती है मिट्टी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ बायो मैन्योर, यानी अगर हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। दिस मैन्योर इज मोर कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द सोइल, यानी मिट्टी का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन करने में ये कैपेबल होती है। यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड अप इन दिस मैन्योर। जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, लाभदायक का मतलब कि बैक्टीरिया होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कुछ जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो मैन्योर जब हम डालते हैं तो इससे जो लाभदायक बैक्टीरियाज हैं वो हमारे खेतों के अंदर बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। इट कीप द सोइल लूजेंट विच मेक द रूट रेस्पिरेशन ईजी। मैन्योर से मिट्टी पोली रहती है, जिससे कि जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से सांस ले सकती है। एंड बायो मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। और जैविक खाद जो होती है, बायो मैन्योर जो होती है, उससे मिट्टी की जल धारण करने की यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी मिट्टी के अंदर लंबे समय तक पानी बरकरार रहता है, ग्राउंड में नहीं जाता। 4 नंबर इरिगेशन यानी सिंचाई। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी डन बाय द फार्मर आफ्टर ग्रोइंग द क्रॉप एंड एडिंग मैन्योर टू इट, यानी खेत में फसल के उगने एवं खाद मिलाने के बाद में किसान क्या क्या काम करता है। द फार्मर गिव वाटर टू द क्रॉप, किसान फसल को पानी देता है। वी रिक्वायर वाटर अलोंग विद द फूड,
इन द सेम मैनर प्लांट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जिस प्रकार हमें भोजन के साथ में जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसलों को ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज फुलफिल्ड बाय टाइम टू टाइम यूजिंग वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स। यानी कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए साधनों के द्वारा समय समय पर फसल की पानी की जो मांग होती है उसे पूरा करना सिंचाई कहलाता है। यानी जब हम फसलें उगाते हैं तो कुछ समय बाद में उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, तो हम समय समय पर जब फसलों को पानी देते हैं उसे इरिगेशन कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। बेनिफिट्स टू द क्रॉप बाय इरिगेशन, यानी इरिगेशन जब हम करते हैं तो बेनिफिट क्या होते हैं। फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी इससे जो बीज है वो अच्छे तरीके से उग जाते हैं। टू सप्लाई वाटर टू द लीव्स फॉर द ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। अब बात आती है ट्रांसपिरेशन की। पेड़ पौधे मिट्टी से जल एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं। उसके बाद में उस पानी का थोड़ा सा हिस्सा तो वो अपने शरीर के अंदर यूज कर लेते हैं, बाकी इसका सारा भाप के रूप में वातावरण के अंदर छोड़ देते हैं। इसे ही ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। थ्रू वाटर न्यूट्रिएंट रीचेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पानी के द्वारा ही अलग अलग पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पौधे के अलग अलग भागों में पहुंच पाते हैं। पेड़ पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम खनिज लवण और पानी को पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों के अंदर बने हुए भोजन को पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, पौधे की वृद्धि, पौधे की ग्रोथ के लिए और उसके विकास के लिए भी पानी या सिंचाई जो है वो अपना मुख्य भूमिका निभाती है। Sources of water for irrigation. Farmers use water sources like rivers, pencils, wells, hand pump, canals for irrigation. किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध, ये सारी चीज़ें सिंचाई के लिए प्रयोग में लेता है। ये तो है सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन हैं। फार्मर्स यूज वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। व्हाट आर दीज सोर्सेज, यानी सिंचाई के लिए कई साधनों का प्रयोग किसान करता है। ये कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। वी यूजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन विच वी कैन अंडरस्टैंड इन फिगर 1.8, यानी सिंचाई के अलग अलग साधन जो काम में लेते हैं उन्हें 1.8 में दिखाया गया है। तो ये कुछ चित्र हैं, इनके द्वारा हम देखते हैं कि कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से सोर्स है सिंचाई के। तो देखिए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पहला है ट्रेडिशनल सोर्स, यानी परंपरागत साधन, यानी वो तरीके जिनसे कि पुराने समय में खेती की जाती थी और सिंचाई की जाती थी। दूसरा है मॉडर्न, यानी आधुनिक, यानी विज्ञान के युग में किस किस तरीके का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल के अंदर आता है चड़स, चैन पंप, ढेकली, रहट और मोट। ये चार चीज़ें हैं जो आती है ट्रेडिशनल के अंदर, यानी पुराने समय में इनके द्वारा सिंचाई की जाती थी। आधुनिक में क्या है, ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप, ये मॉडर्न टेक्निक के अंदर आते हैं। वी हैव सीन वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन फिगर 1.8, टेल अस हाउ आर दे यूज्ड फॉर इरिगेशन। नाउ ए डेज इरिगेशन इज डन विद ट्यूबवेल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पंप्स। वाई is this so? Modern sources take less time to irrigate more in comparison to the traditional sources. Water can be used wisely with these sources. Modern techniques of irrigation can be explained by following techniques. यानी हमने 1.8 जो ऊपर चित्र दिखाए हैं उनके अंदर हमने अलग अलग सिंचाई के साधन देखे। तो सिंचाई कैसे होती है बताइए। तो आजकल ट्यूबवेल से या डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पंप के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अब मॉडर्न टेक्निक के जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा सिंचाई करने में कम समय लगता है, और जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है यानी जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उनके द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। इसलिए समय बचाने के लिए मॉडर्न टेक्निक का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न टेक्निक में क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता। अब कुछ मॉडर्न टेक्निक के बारे में देखते हैं। मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन में सबसे पहले है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल फ्रॉम अबव। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन इन द रूट्स, यानी
पहला तो है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा विधि या छिड़काव भी कहते हैं, यानी जिस तरीके से फव्वारा चलता है तो पूरी फसलों को ऊपर से भिगो दिया जाता है। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप में क्या होता है, इन पाइप के द्वारा जड़ों के अंदर डायरेक्ट पानी दिया जा रहा है, तो बूंद बूंद सिंचाई योजना कहा जाता है। 5 नंबर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हेन ए फार्मर ब्रिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप टू हिज होम then his hard work reward as a success, but this is also not an easy process. During this period also he has to face many problems. What could be these problems? List all such problems. ऐसा माना जाता है कि किसान फसल पकने पर उसे काटकर खेत से घर सुरक्षित ले आए तब उसकी मेहनत सफल होती है, पर यह कोई आसान काम नहीं है। इस पीरियड के दौरान किसान को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कौन कौन सी होती है, आइए इनके बारे में हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, यानी फसल उत्पादन की जो प्रोसेस है उसके दौरान किसान को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसान को देखो वीड्स यानी खरपतवार का सामना करना पड़ता है, फसल के साथ में अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं उनका सामना करना पड़ता है, आवारा पशु खेतों में घुस जाते हैं वो नुकसान कर देते हैं, बैक्टीरिया फंगस कीड़े ये पत्तियों के अंदर फलों के अंदर लग जाते हैं जिनसे कि फसलें ख़राब हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, या जानवरों के द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, तो इनके द्वारा भी फसलों को नुकसान होता है और इस प्रकार की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। अबव प्रॉब्लम्स रिजल्ट इन लो yield of crop which causes financial loss to the farmer. Let's understand the problem, their adverse effect and preventive measures during crop cultivation. ऊपर बताई हुई समस्याओं से फसल का उत्पादन कम हो जाता है जिससे किसान को आर्थिक नुकसान होता है, यानी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, पैसे का लॉस हो जाता है। अब हम इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे कि फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती है, फसलों के ऊपर उनका कौन सा प्रभाव पड़ता है और उनसे बचाव के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीड्स के बारे में, यानी खरपतवार। इसकी पहचान कैसे करेंगे। अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप एंड प्रिवेंट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम रीचिंग टू द क्रॉप प्लांट, यानी फसल के साथ में अनावश्यक रूप से कुछ पौधे उग जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को मुख्य फसल तक जाने नहीं देते। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्रॉप्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एंड प्रॉपर सनलाइट, यानी जो फसल है उसको पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते भरपूर मात्रा में और न ही सूर्य का प्रकाश मिल पाता है। इसका उपचार क्या है। टिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यूज वीडिसाइड्स, यानी समय समय पर हम उनको उखाड़ते रहें और स्प्रे वगैरह करते रहें वीडिसाइड्स की, जिससे कि वो जो वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड, नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं। फ्लड, ड्रोट, कोल्ड, फायर, यानी बाढ़, सूखा, सर्दी और आग। फ्लडिंग इन फील्ड, ड्रेनिंग अवे ऑफ सॉइल एंड मैन्यूर, ड्राइंग ऑफ क्रॉप और बर्निंग ऑफ क्रॉप, यानी जब बाढ़ आती है तो खेतों के अंदर पानी भर जाता है जिससे खाद और मिट्टी बह जाती है। जब सूखा पड़ता है तो फसलें सूख जाती है और जब सर्दी होती है तब भी फसलों को नुकसान होता है। आग जब खेतों में लग जाती है तो फसलें जल जाती है। इसके लिए हम क्या करें। प्रिपेयरिंग प्रॉपर वाटर एग्जिट, इरिगेशन ड्यूरिंग ड्रोट, प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द फायर, यानी हमें वाटर एग्जिट यानी जल की निकासी के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हम सिंचाई कर सकें इसके लिए हमें पहले से ही पानी को स्टोर रखना चाहिए। आग से सुरक्षा के उपाय भी हमें रखने चाहिए, यानी खेतों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं उनके नीचे हमें बिजाई नहीं करनी चाहिए, यानी थोड़ी सी जगह उस पोल के नीचे उस खंभे के नीचे रख देनी चाहिए जिससे कि खंभों के ऊपर जब स्पार्किंग होती है तो उसकी जो चिंगारियाँ हैं वो फसल के ऊपर ना गिरे, ज़मीन पर गिर जाए और वहाँ से वो नष्ट हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो खंभे हैं उनके आसपास में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देनी चाहिए, वहाँ बिजाई नहीं करनी चाहिए। डिजीजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी बीमारियाँ जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा, फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा होती है, उनमें क्या होता है। डिफॉर्मिटी इन लीव्स, ड्राइंग ऑफ स्टेम, डैमेज ऑफ फ्रूट, लो यील्ड, यानी इससे पत्तियाँ कट जाती है, तने सूख जाते हैं, फसल खराब हो जाती है और जो उत्पादन होना था उतना उत्पादन नहीं होता है, उसमें कमी आ जाती है। पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। डैमेज इन लीफ, स्टेम एंड फ्रूट, यानी
पत्तियाँ, तना और फल खराब हो जाते हैं। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियोसाइड एंड फंगिसाइड्स, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियोसाइड या फंगिसाइड की स्प्रे करवाएंगे खेतों के अंदर। एंड लास्ट, एनिमल्स यानी जानवरों के द्वारा हार्म्स द क्रॉप यानी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। डैमेज ऑफ क्रॉप यानी फसलें बर्बाद हो जाती है। एंड इसके उपचार क्या हैं, फेंसिंग प्रिवेंटिव मेजर यानी हम खेतों के चारों ओर बाड़ लगा सकते हैं और खेतों के अंदर बिजूका भी हम बना सकते हैं। हार्वेस्टिंग, यू माइट हैव सीन क्रॉप बीइंग हार्वेस्टेड इन द फील्ड, व्हेन आर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, आपने खेतों में फसल कटते हुए देखा होगा। फसल कब काटी जाती है, आफ्टर द राइपनिंग ऑफ क्रॉप फार्मर कट्स इट, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है जिसे फसल की कटाई कहते हैं। व्हेन द क्रॉप्स राइप्स इट इज़ either टेकन आउट फ्रॉम द रूट्स और आर कट फ्रॉम नियर द रूट्स। इन अर्ली टाइम्स sickle was used. Nowadays it is also used at some places, but mostly the ripe farmer use harvesting machine for cutting the crops. फसल के पक जाने पर फसल को या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या जड़ के पास से काटा जाता है। पुराने समय में दांती का प्रयोग होता था, दराते का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल दांती का प्रयोग कहीं कहीं होता है, लेकिन आमतौर पर अब हार्वेस्टिंग मशीन आती है, उनके द्वारा ही फसलों की कटाई की जाती है।